टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 12 साउंड, और इस चैप्टर का पार्ट 4 है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए इसके पार्ट्स बन रहे हैं, है ना, बड़ा है इसलिए तो बन रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इससे पहले का हम लोग देख चुके हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस which a point on a wave such as compression or rarefaction travels per यूनिट टाइम। तो स्पीड कैसे आप लोग डिफ़ाइन करेंगे, जिसकी कितनी स्पीड से कोई भी चीज़ चल रही है वो ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन अ वेव सच एज कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो कितने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच का जो डिफरेंस होता है, या फिर कितने टाइम में एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन पे वो जा रहा है, उसको ही टाइम पीरियड कहते हैं। और ये कैसे निकालते हैं, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब डिस्टेंस की जगह अगर आप लोग लेमडा रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखिए यहाँ पर देखा था ना, वेव के बीच का जो डिस्टेंस है, वेव लेंथ जो होती है वो लेमडा होती है। तो यहाँ पे ये देखिए, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन का, है ना, एक जो क्रेस्ट है यहाँ से, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन मतलब पास, रेयरफैक्शन दूर, तो एक से ऊपर ये जो बीच का होता है ये डिस्टेंस होता है। तो लेमडा अपॉन टाइम, यानी कि लेमडा यहाँ पर वेव लेंथ और डिस्टेंस सेम चीज़ बन जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा वेव लेंथ है ऑफ द साउंड वेव, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में एक वेव से जब दूसरी वेव तक पहुँचते हैं तो वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है। तो v इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन टी, और टी किसके अपोजिट होता है, टी उल्टा होता है v के, है ना, टी v के उल्टा होता है। तो हमारा क्या बन जाएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हमारा बन जाता है। देखिए कैसे बन रहा है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए, लेमडा और टी। अब टी जो है वो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि उल्टा होता है, टी इज इक्वल्स टू 1/v, ऊपर ही देखा था हमने। यहाँ पर देखिए टी इज इक्वल्स टू 1/v, यहाँ पे ये देखिए, ये है ना, v इज इक्वल्स टू 1/t है। अब सिमिलरली अगर v इज इक्वल्स टू 1/t है तो t इज इक्वल्स टू 1/v ही तो होगा। तो यही वाली चीज़ जो है हम लोगों ने यहाँ पर पुट की है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाती है। या फिर आप इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो शॉर्ट में v इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू v है और एक म्यू है, तो ज़रा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। आप इससे याद रखिए, स्पीड ये वाला स्पीड है और ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी है। तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमारा आता है, ये याद रखना है। तो द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। तो जो देखिए स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, अगर मीडियम सेम है, मीडियम सेम इसका मतलब है कि हवा से ट्रैवल कर रहा है, या फिर सॉलिड से ट्रैवल कर रहा है, या फिर लिक्विड से ट्रैवल कर रहा है। अगर साउंड सॉलिड से ट्रैवल कर रही है तो उसकी जो साउंड हमें सुनाई दे रही है वो बिल्कुल बराबर होगी, सेम जैसी, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। बट अगर वो मीडियम चेंज कर रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाएंगी। तो वही हम इसमें आगे देखने वाले हैं कि उसकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में कैसे होती है। तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी क्या होती है कि कितनी साउंड कितने एरिया में कितने मिनट में, मतलब कितने टाइम में साउंड एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पा रही है, कितनी पहुंच पा रही है, वो उसकी इंटेंसिटी होती है। तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड, हर सेकेंड में वो कितना एरिया कवर कर पा रही है। जो ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगी एक सेकेंड में वो ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, और जो कम एरिया कवर कर पाएगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड, हर सेकेंड यूनिट एरिया से कितनी साउंड एनर्जी पास कर रही है, वही उसकी साउंड की इंटेंसिटी होती है। वी समटाइम्स यूज टर्म्स लाउडनेस इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली। लाउडनेस इंटेंसिटी हम लोग इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं, बट ये सेम नहीं होते हैं। लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड। लाउडनेस क्या होता है भाई, हमारे कान का रिस्पॉन्स, कि भाई कितनी आवाज़ है, आवाज़ तेज़ है, आवाज़ धीरे है, ये चीज़ जो होती है वो हमारे कान का रिस्पॉन्स जो है वो लाउडनेस पे जाता है। इवन व्हेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, अगर दो साउंड्स की इंटेंसिटी अगर एक बार को इक्वल भी होगी, वी में हियर वन एज लाउडर, एक हमें हो सकता है लाउडर लगे देन द अदर सिंपली बिकॉज आर ईयर डिटेक्ट्स इट्स बेटर। तो
ईयर पे डिपेंड करता है कि लाउडनेस क्या है ना। और अगर दो साउंड इक्वल इंटेंसिटी की भी है ना तो भी हमें हो सकता है कि हमारे कान किससे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, कोई हमें तेज़ लगे या फिर कोई हमें कम लगे। अब आता है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। तो अलग अलग मीडियम्स में साउंड कैसे कैसे वेरी करती है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो साउंड प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड, तो मतलब एक पर्टिकुलर स्पीड पे साउंड ट्रेवल करती है। द साउंड ऑफ अ थंडर इज हियर्ड अ लिटिल लेटर देन अ लाइट फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन। तो पहले आपको बिजली चमकती हुई दिखेगी, उसके बाद आपको बिजली की आवाज़ सुनाई देती है। सो वी कैन मेक आउट दैट साउंड ट्रेवल विद अ स्पीड विच इज़ मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये बात अगर हम देखें कि पहले हमें लाइट दिख रही है फिर बाद में साउंड आवाज़ आ रही है, तो हम इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई साउंड जो है वो कम धीरे ट्रैवल करती होगी उससे, लाइट से। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल। तो देखिए स्पीड जो होती है ना साउंड की, वो तेज़ होगी या फिर वो धीरे होगी, डिपेंड करती है कि किस मीडियम से वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो साउंड अलग, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, सब में साउंड की स्पीड वेरी करती है। तो आप इसके बारे में क्या उनकी डिपेंडेंस होती है तो हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, बट जो है यहाँ पे है कि स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो मीडियम का टेम्परेचर क्या है उस पर भी साउंड डिपेंड करेगी। स्पीड जो है डिक्रीज़ हो जाती है जब वो सॉलिड से गैशियस स्टेट में जाती है। तो द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट। अगर यहाँ पे एक सॉलिड है, सपोज करिए एक बॉक्स है, और फिर बॉक्स से यहाँ पर बिल्कुल गैस है, तो अगर इस सॉलिड से लिक्विड में सॉलिड से जब गैशियस स्टेट में जाती है ना तो साउंड जो है वो कम हो जाती है। इन एनी मीडियम वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। तो अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो साउंड ज़्यादा क्लियर आती है, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर साउंड क्लियर आएगी। एग्जाम्पल के लिए स्पीड ऑफ साउंड हवा में जो होती है 311 मीटर पर सेकेंड होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब जब ठंड है 0 डिग्री सेल्सियस है तो 311 मीटर पर सेकेंड है। और यही अगर थोड़ा गर्म मौसम हो गया है 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए कितना अंतर आ गया है ना, लगभग 13 मीटर पर सेकेंड का अंतर आ गया है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में कम होती है, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, गैशियस में कम होती है। और अगर हम लोग देखें कि जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है। स्पीड ऑफ साउंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, अलग अलग मीडियम में, ये टेबल हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अलग अलग मीडियम्स में स्पीड ऑफ साउंड क्या क्या है तो वो ये हमें दिखा रखा है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम होती है, और गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा कम होती है। तो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा साउंड होती है स्पीड की, लिक्विड में उससे कम, और अगर हम कहें तो गैस में उससे कम। इससे हमें कंपैरिजन से ये समझ में आ जाता है। तो सोनिक बूम क्या होता है? देखिए बेसिकली सोनिक बूम ना, जब प्लेन्स जो हैं वो उड़ रहे होते हैं, मतलब हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं, जब कोई द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड द स्पीड ऑफ साउंड इट इज़ सेड टू बी ट्रेवलिंग एट द सुपरसोनिक स्पीड। तो देखिए नॉर्मल स्पीड होती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा पे ट्रैवल करने लगे, एक पर्टिकुलर स्पीड ऑफ साउंड है, अगर स्पीड ऑफ साउंड से वो ज़्यादा स्पीड पे ट्रैवल करने लगता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये तो सुपरसोनिक स्पीड पे है। सपोज करिए ये एक्स उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड एक्स है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे x+1 x+2 या फिर कुछ भी, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ साउंड से, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड पे है। बुलेट्स हो गए या फिर जेट एयरक्राफ्ट्स हो गए, ये सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रैवल करते हैं। और जब ये नॉर्मल स्पीड से सुपरसोनिक स्पीड पे जा रहे होते हैं ना तो ये एक शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं, और जो शॉक वेव होती है ना वो काफ़ी तेज सुनाई देती है, काफ़ी ज़्यादा हायर स्पीड पे जब मूव कर रहे होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ शॉक सी आवाज़ आती है, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे रिलीज़ होती है। एयर प्रेशर में वेरिएशन की वजह से शॉक वेव बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली जो बहुत तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है ना, कोई ऑब्जेक्ट जब नॉर्मल स्पीड से सुपरसोनिक स्पीड में जाता है, मतलब साउंड की स्पीड से ऊपर वो पहुंच जाता है, तो एक आवाज़ होती है, उसको ही हम सोनिक बूम कहते हैं। इसलिए शॉक वेव प्रोड्यूस करते हैं एयरक्राफ्ट जो हैं, उसकी वजह से कई बार शीशे भी टूट सकते हैं। तो ये बात हमें इसमें बताई गई है। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स। जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इससे छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है ना, ऐसे ही साउंड भी जो है वो भी रिफ्लेक्ट करती है। तो इसमें हमें बताते हैं कि साउंड बाउंस ऑफ करती है, साउंड बाउंसेज ऑफ सॉलिड और लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंस ऑफ अ वॉल। तो साउंड सॉलिड से या फिर लिक्विड से बिल्कुल इसी तरीके से बाउंस ऑफ करती है, जैसे कि एक बॉल जो है आप वॉल पे, दीवार पे मारेंगे तो आपके पास वापस आ जाएगी, ऐसे ही साउंड भी बाउंस बैक करती है। जैसे ही लाइट जो होती है, बिजली या फिर
रोशनी। लाइट की तरह ही साउंड गेट रिफ्लेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लास। तो जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि भाई ये यहाँ पे पड़ी लाइट और ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, इसी तरीके के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड भी फॉलो करती है जैसे कि लाइट करती है। The directions in which sound is incident and reflected make equal angle with the normal to the reflecting surface at a point of incidence and the three are in the same plane। तो देखिए बेसिकली हम लोगों ने जो पढ़ा है कि एक प्लेन होता है, एक ये होता है, ये जो बीच वाला होता है इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। ये इंसिडेंट लाइट होती है। इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट आकर के पड़ रही है सरफेस पर वो इंसिडेंट होती है, और जो ये वापस इस तरफ जाती है ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। तो ये जो होती है ये वाली लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये नॉर्मल है। ये जो जिस पर ये पड़ रही होती है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये तो एक प्लेन है। तो ये लाइट ऐसे करके जो पड़ रही होती है इसको हम इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, और ये जो ऐसे करके जाती है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं, और ये जो ऐसे होती है इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। हमने इससे पहले छोटी क्लासेस में ये चीज़ पढ़ रखी है कि तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दे बोथ लाइट ऑन द सेम प्लेन, और नॉर्मल इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम एंगल बनाते हैं। तो यही सारी चीज़ जो हमने साउंड के बारे में भी होती है जैसे कि लाइट के बारे में होती थी। एन ऑब्स्टिकल ऑफ लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश्ड और रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो एक भाई साउंड वेव को रिफ्लेक्शन करनी है तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ के ही तो वो रिफ्लेक्ट कर पाती है। सॉरी। तो ये वाला जो है एक्सपेरिमेंट हमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का है कि बिल्कुल जो मैंने आपको अभी समझाया ना कि एक नॉर्मल है, किसी एक सरफेस पे है, ये क्लॉक है, इसकी आवाज़ है, फिर सरफेस रिफ्लेक्ट होकर के आपके पास आई है, दीवार पे रिफ्लेक्ट हुई, फिर आपके कानों पे पड़ी, ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यही आपको समझाया गया है। अब एको क्या होता है? एको आप लोगों ने सुना होगा कि इको आ रही है, वहाँ से जो आवाज़ गूंजती है ना, बेसिकली वही एको होती है। तो इफ़ वी शाउट और क्लैप नियर अ suitable reflecting objects such as tall building or mountain we will hear the same sound again a little later। तो पहाड़ों पर जा करके आप आ करके आवाज़ लगाइए या फिर आप ताली बजाते हैं तो थोड़ी देर बाद बिल्कुल वैसी ही साउंड रिफ्लेक्ट बैक होकर के आ जाती है। द साउंड विच वी हियर इज़ कॉल्ड द एको। तो साउंड जो कि रिफ्लेक्ट होकर के आ जाती है, आप खाली जगह पर या फिर माउंटेन पे जा करके आप ताली बजाइए तो वापस थोड़ी देर बाद आपको वही आवाज़ सुनाई देती है। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड तक आपके दिमाग में वो सेंसेशन रहती है। टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड मस्ट बी 0.1 एटलीस्ट। तो जो अगर आपको एको सुननी है ना, तो आपने जो बोला अगर उसकी आपको एको सुननी है तो टाइम डिफरेंस आप में और वो रिफ्लेक्ट होकर के जो आ रही है उसमें 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, तभी आपको वो दोबारा सुनाई देगी। इफ़ वी टेक स्पीड ऑफ साउंड टू बी 344 मीटर पर सेकेंड। अगर हम देखें कि स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड है एक गिवन टेम्परेचर पे, सपोज करिए 22 डिग्री सेल्सियस पर हवा में, अगर साउंड मस्ट गो टू द ऑब्स्टिकल एंड रीच बैक द ईयर ऑफ द लिसनर ऑन रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकेंड। मतलब देखिए बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड अगर 344 मीटर पर सेकेंड है, टेम्परेचर 22 डिग्री है हवा का, तो आपने जो आवाज़ निकाली है वो किसी ऑब्स्टिकल मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर आनी चाहिए ना। अगर वो सीधे चली जाएगी किसी चीज़ से टकराएगी नहीं तो आपको आवाज़ आएगी ही नहीं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा खाली कमरे में हमेशा आवाज़ गूंजती है। क्यों? क्योंकि जो भरा हुआ कमरा होता है ना उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो आपकी आवाज़ को टकरा करके जल्दी ही वापस भेज देते हैं। और भरा कमरा होता है तो कुछ आसपास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आपकी आवाज़ डायरेक्ट दीवार से टकराती है और फिर वापस आती है, तो एक तरह से गूंजती है वो आवाज़, क्योंकि वो दूर ट्रैवल कर रही होती है थोड़ा सा। तो इसमें भी है कि तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बैक इतना होना चाहिए। बेसिकली 344 मीटर पर सेकेंड जो है अगर वो स्पीड है उसकी, स्पीड ऑफ साउंड की, तो 1 सेकेंड बाद ही वो अगर वापस आएगा तो ही आपको एको सुनाई देगी। दस फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट एकोज the minimum distance of the obstacle from the source of sound must be half the distance, that is 17.2 मीटर। तो आपका आवाज़ और जो आपका ऑब्जेक्ट है कम से कम इतना 17.2 मीटर इतना डिस्टेंस तो होना ही चाहिए अगर आपको वो इको सुननी है तो। और टेम्परेचर के साथ साथ ये डिस्टेंस भी बदल जाएगा। इको जो है वो मे बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अगर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है तो एक से ज़्यादा बार भी एको आपको सुनाई दे सकती है। द रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम अ नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज क्लाउड एंड लैंड। तो आप लोग जो थंडर की आवाज़ सुनते हैं ना, जो गुड़ बादल होते हैं, वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि जो साउंड होती है ना वो कई बार रिफ्लेक्ट हो रही होती है, इसलिए वो साउंड गूंजती है, इसलिए हम लोगों को एको सुनाई देती है। तो इको अगर आपको सुननी है
तो किसी भी खाली जगह पर जा सकते हैं। आपकी आवाज़ तेज़ से बोलेंगे पहाड़ों पर तो वो टकरा करके वापस आएगी। 0.1 सेकंड का अगर उसमें टाइम गैप पड़ रहा है तो आपको वो आवाज़ गूंजती हुई दोबारा से रिपीट होकर के सुनाई देगी। तो आगे का जो चैप्टर है वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। और बाद में क्या करूँगी, मैं सारे के सारे जो चैप्टर जितने भी वीडियोज़ बनेंगे उन सबको एक वीडियो में मर्ज कर दूँगी, तो एक ही वीडियो में भी आपको ये मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।